फील हुआ, इसलिए मैं कह रहा था। नहीं, जिस तरह से सबूतों के साथ मामले उभर के आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो या अन्य राज्यों का, देखिए हम लोग बहुत पहले से ही बातें करते रहे हैं लगातार कि चुनाव आयोग की मिली भगत से लगातार चुनाव दर चुनाव फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़े जाते रहे हैं और जो असली मतदाता हैं उनके नाम हटाए जाते रहे हैं। ये शिकायतें आम रही हैं और कई बार परिसीमन के नाम पे इधर का उधर, उधर का इधर, ये सारे लोग करते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने और संजय राउत ने या सुप्रिया सुले ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उदाहरण के साथ मामले को सामने लाया, और अभी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जो उदाहरण दिए हैं, भाई अब आपके पास सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल है, आप तो चेक कर सकते हैं एपिक नंबर को कि कौन एक ही नंबर के हैं कि नहीं है। लेकिन इसका मतलब कि कहीं बड़े पैमाने पर राजनीतिक साजिश के तहत मतदाता सूचियों में धांधली की जा रही है, ये आरोप लगभग सही माने जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। अब देखिए, राजीव कुमार तो चले गए, लेकिन माधवी बुच भी चली गई। तो माधवी बुच को जिस तरह से आज कटघरे में खड़ा किया गया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कभी ऐसा भी आ सकता है कि राजीव कुमार जैसे लोग भी कटघरे में होंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से ब्लंटली घटिया स्तर के जो शायरी सुना सुना करके अपनी धांधलियों को, अपनी इसको जायज ठहराने की कोशिश की, तो कभी ना कभी तो बात आएगी, जरूर आएगी। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चुनाव आयोग के बारे में, चूंकि पहले से ही बहुत सारी बातें आ गई, राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया, ज्ञानेश कुमार के चयन को लेकर के भी उठा दिया कि किस तरह से रात के अंधेरे में उनका नाम तय कर दिया गया और जो चयन की प्रक्रिया रही उसमें कितनी खामियां थी। तो उसको लेकर के हो सकता है कि शायद चुनाव आयोग कुछ करे, लेकिन क्या करेगा ये तो देखने वाली बात है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के पहले भी तो सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि किस किस क्षेत्रों में कितने मतदाता जोड़ दिए गए, कितने हटा दिए गए। अब एक पूर्व सांसद के निवास पे इतने सारे मतदाता बना दिए गए जो अनधिकृत रूप से रह रहे थे वहां पे। अब कहते हैं कि हम मार्केट रेंट दे करके हम रह रहे थे, लेकिन अब वो राज्य सरकार में आज मंत्री हैं वो जी। तो उसके बावजूद चुनाव आयोग ने तो कुछ किया नहीं। तो ये उस समय राजीव कुमार के ही देखरेख में चल रहा था सारा कुछ। तो हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार जी या उनके नेतृत्व वाली जो टीम है शायद उससे सबक लेकर के, क्योंकि अब धीरे धीरे पब्लिक में मामला आ रहा है और पब्लिक परसेप्शन भी बनते जा रहा है कि जरूर कुछ न कुछ तो धांधली है। इतने सबूतों के साथ लोग सामने आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो जरूर दाल में काला है। पूरी दाल काली है कि नहीं है ये तो बात में तय हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को इसके लिए थोड़ा सा और आक्रामक और सक्रिय होना पड़ेगा। अदालतों से लेकर के सड़क तक भी चुनाव आयोग की कारनामों को लेकर के थोड़ा आक्रामक बनना पड़ेगा। मुझे लगता है एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है, आपने पूछा माधवी बुच के बारे में, उस पर भी अभी प्रशांत जी समझा रहे थे, हम लोग भी बहुत बोल चुके हैं, इसी मंच पे बहुत सारा कुछ बोल चुके हैं। अब जब उनको मोदी जी बचा रहे थे या मोदी जी को या अडानी जी को वो बचा रही थी, ये भी एक बड़ा जटिल सवाल है, क्योंकि लगातार अडानी के मामले में जो हिंडनबर्ग के खुलासे थे उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रूव होते ही किसी का भी अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आता है तो वो पद पे नहीं रहता, लोग या तो खुद ही हट जाते हैं या फिर हटा दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो अभी तो चूंकि ठीक है, एक मुकदमा हुआ है, वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया है, लेकिन अब वो कितना आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये लोग कतई नहीं चाहेंगे कि माधवी बुच से पूछताछ हो और खुलासे हों, सामने आए। जरूर अगर ईमानदारी से एसीबी जांच करेगा और उस पर कार्रवाई करेगा तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी आएंगे ही आएंगे। लेकिन अब उसको ये लोग कर पाएंगे कि नहीं करेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि ऊपर से दबाव तो बहुत पड़ेगा। अब तीसरी बात जो है बहन जी की है, मायावती जी के बारे में। देखिए, मायावती जी बहुत एक तरह से क्या कहें, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ चले हैं वो, क्योंकि जो पार्टी कभी 2007 में 206 विधायक जीता करके लाई थी, उस पार्टी की आज हालत हो गई है कि विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। और जो पिछले लोकसभा के चुनाव में, मतलब 2019 के चुनाव में, जब वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी बसपा, तो उनके 10 सांसद जीत के आए थे
आज उनके पास एक भी नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है। तो उस हालत में जनाधार खिसक रहा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का दलित समाज जो है आज 4 दिशाओं में भटक रहा है। एक तो उनके साथ जो बचे कुचे उनके सजातीय जाटव या थोड़ा बहुत जो रह गए हैं लोग वो हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की हमारा समाज पार्टी वो भी इमर्ज कर रही है, वो भी काफी लोग जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का भी कोई वैचारिक आधार क्लियर नहीं है, लेकिन ठीक है, वो एक अग्रेसिव राजनीति करते हैं भीम आर्मी के नाम पे। अभी आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में एक गांव में दलितों की इतनी पिटाई कर दी गई क्योंकि दलित बारात लेके जा रहा था, उसकी बारात में डीजे बज रहा था। तो गांव के दबंगों ने कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई, तुम्हारी हिमाकत कैसे हो गई, हिम्मत हो गई कि तुम डीजे बजाओगे। आगरा में जैसे जगहों पे कई बार हुआ कि घुड़चढ़ी कर दिया दलित दूल्हे ने, तो उसको उसकी चमड़ी उधेड़ने की कोशिश की गई। वही हालत इस बार की है। लेकिन इस तरह की जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं, कभी मायावती जी को या उनकी पार्टी के लोगों को उनके साथ खड़े होने के या उनके लिए संघर्ष करते हुए आज तक तो हमने नहीं देखा। जब से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई है, कांसीराम जी थे तब भी वो बोलते बहुत कुछ थे, लेकिन संघर्ष के मामले में कभी उनको संघर्ष करते हुए नहीं देखा था। तो एक तो चंद्रशेखर आजाद है, दूसरी तरफ कांग्रेस का जो परंपरागत जनाधार रहा है दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, अब वो लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, दलित समाज के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और खास तौर से राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जो उनके ख्यालात बन रहे हैं और जो सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं, उससे दलित समाज का बड़ा तबका भी कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और चौथी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी जब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लोहिया के बीच विचारों में समानता खोजते हुए एक राजनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस व्यामोह में उलझा हुआ है दलित समाज, अब उसमें किधर लेकर के जाएं। अब जैसे प्रेम कुमार समझा रहे थे, वो बी पॉजिटिव और आर पॉजिटिव, मुझे लगता है कि इसके अलावा एक दो और है, वो सी और ई भी है। सी मतलब सीबीआई और ई मतलब ईडी। तो कई बार सीबीआई और ईडी भी तय करता है कि बसपा की या मायावती जी की अगली राजनीतिक दिशा क्या होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जैसे अभी बता रहे थे ना कि नोएडा में बने हुए बड़ी सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाएंगी और बड़े सारे कारनामे खुल करके आ जाएंगे। तो हाल के वर्षों में मायावती जी की राजनीति दल से अधिक दौलत की हो गई थी। दलित की बेटी की जगह वो दौलत की बेटी उनको कहा जाने लगा था। उनकी सारी चिंता ये होती थी कि दौलत जो बन गई है, बन गई है, वो बचेगी कैसे, बची रहेगी कैसे, ये सारी चिंता उनकी हो गई। तो उसको देख करके भी कभी वो बी पॉजिटिव जाती हैं, कभी राजनीति को लगता है देखते हुए कि नहीं साहब, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन अगर हम करके चुनाव लड़ें तो शायद हो सकता है कि फिर से एक इमरजेंस हो जाए, तो फिर आर पॉजिटिव होने की बात भी होने लग जाती है। लेकिन यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर अभी भी उनको अपनी राजनीति को बना के रखना है, सक्रियता बना के रखना, अपने लोगों को बांध के रखना है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी का जो इंडिया अलायंस है उसके साथ उनको जोड़ना पड़ेगा। एक लाइन ये भी चल रही है कि अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हुआ तो कांग्रेस और बसपा मिलकर के कुछ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ी दूर की कौड़ी हो सकती है, लेकिन ये भी एक राजनीति चल रही है। और दूसरी बात यह कि उस समय भी जब आकाश आनंद को हटाया था मायावती जी ने, तब यही कहा था कि अब हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। और उसके कुछ दिनों बाद फिर उनको वापस लेकर के फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। अतीत से लेकर के जब कांसीराम जी से लेकर के अभी तक बसपा बनी है, प्रेम कुमार जी को भी मालूम होगा, हमारे राहुल भाई हैं, तो सारे जितने के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उनके जितने प्रदेश अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुद ही रहती हैं वो, जितने पदाधिकारी हुए, जो प्रदेश अध्यक्ष हुए, कोई भी उनके साथ नहीं रहा। सभी या तो बाहर कर दिए गए या बाहर होते चले गए, और उनका किसी का नाम लेवा भी किसी को पता नहीं होगा। तो कभी उन्होंने दूसरी पंक्ति को डेवलप करने की, विकसित होने की कोशिश ही नहीं की कि उनकी पार्टी में कोई सेकंड लाइन भी डेवलप हो सके। और अभी भी जैसे मान लीजिए आकाश आनंद को हटाया है तो अपने भाई को ही बनाया है, भाई को या फिर दूसरे भतीजे को बनाया है, तो परिवार की ही पार्टी बना करके वो रखना चाहती है। एक बात तो ये भी है। दूसरा ये कि उनके जो समधी हैं अशोक सिद्धार्थ, उनको लेकर के उनकी पता नहीं क्या है। अब वो कह रही है कि वो पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं। अब किस तरह की, तो अखबारों में तो कुछ देखने को उस ढंग से मिल नहीं रहा है या मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका आरोप यह भी है कि मिली भगत मिल करके वो दोनों राजनीति कर रहे हैं, हमारी पार्टी को तोड़ने की या गुटबाजी में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब चीजों को देखते हुए
अब चूंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव, तो अभी थोड़ा टाइम है वहां पे, मेरे ख्याल से 1-2 साल तो है, अभी बाद में होगा चुनाव। तो उसमें देखना यही होगा कि उत्तर प्रदेश का दलित समाज जो है अब किस दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि मायावती जी थकी हुई भी लग रही हैं, उनसे लोग निराश भी काफी हो रहे हैं। ऐसे में उनको अपनी राजनीति को बचाने के लिए और दलित समाज को अपनी दिशा तय करने के लिए इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। जी राजीव जी।